नेशनल इनकम का इम्पैक्ट किसी भी इकोनॉमी के ऊपर, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी हो या वर्ल्ड की कोई भी लीडिंग इकोनॉमी हो या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी हो, किन के ऊपर किस तरीके से नेशनल इनकम का प्रभाव पड़ता है उसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए नेशनल इनकम की एक बेसिक डेफिनेशन है। हमको बेसिक पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम होती है क्या, व्हाट इज़ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम बेसिकली हम उस चीज़ को कहते हैं जब भी इनकम किसी भी कंट्री का कोई भी पर्सन कमाता है, ठीक है, कंट्री का पर्सन कमाए, चाहे फिर वो कंट्री का पर्सन अपनी कंट्री में रहते या बाहर के किसी भी एरिया में या रीजन में रहते उसको कमाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि नेशनल इनकम के अंदर हम लोग ने एक टर्मिनोलॉजी की बात करी थी, जब हम लोग जीडीपी और जीएनपी पढ़े तो उसके अंदर मैंने एक टर्म बताया था, वो जीएनपी है ना। पहले तो ये नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम वो इनकम है जब किसी भी जगह पे नेशनल्स जो होते हैं हमारे इनकम को अर्न करते हैं। ठीक है, इधर इट इज डोमेस्टिक टेरिटरी और अब्रॉड। ठीक है, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आए या फिर वो कहीं अब्रॉड में रह रहे हो, दुबई में रह रहे हैं, सऊदी में रह रहे हैं, यूके में रह रहे हैं, फ्रांस में रह रहे हैं, कहीं पे भी रह रहे हैं, अगर हमारे रेजिडेंट हैं, वो हमारे नेशनल्स हैं, वो तो वो वहाँ पे क्या करेंगे, अब्रॉड में भी जो इनकम कमाएंगे वो भी किसका हिस्सा है, वो जीएनपी का हिस्सा होता है। ठीक है, तो ये जीएनपी का तमाम हिस्सा है, इसको हम लोग इनकम बोलते हैं। कौन सी, जो नेशनल की होती है, नेशनल इनकम। तो ये टोटल इनकम जो भी अर्न की जाती है इन सब के द्वारा, वही हमारी नेशनल इनकम का पार्ट होती है। यहाँ जीएनपी को बताने की कोशिश मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि जीएनपी की डेफिनेशन भी कुछ इससे अलग नहीं है। क्या है जीएनपी की डेफिनेशन? जीएनपी की भी डेफिनेशन को जब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो हमको यही पता है कि जीएनपी के अंडर भी क्या होता है, जो हमारे नेशनल्स होते हैं, जो इनकम अर्न करते हैं अब्रॉड में, या फिर जो हमारे रेजिडेंट्स होते हैं वो इनकम अर्न करते हैं कहाँ पे, इन नेशन। ठीक है, अपनी ही कंट्री के अंदर अगर वो इनकम अर्न करें या फिर अब्रॉड के अंदर भी इनकम अर्न करें तो वो जीएनपी की डेफिनेशन होती है। अब यहाँ नेशनल इनकम के अंदर मैं डेफिनेशन जीएनपी की क्यों लेके आ रहा हूँ, क्योंकि इसका कनेक्शन है। इसका कनेक्शन कैसे है? इसका कनेक्शन ऐसे है कि हम लोग एक टर्म और सुनते हैं, एनएनपी। एक टर्म क्या होता है, एनएनपी। ठीक है, ये जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। कुछ उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बातें हम लोग अभी थोड़ा डिटेल में और करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ नेशनल इनकम को समझने की कोशिश कीजिए। नेशनल इनकम बेसिकली क्या है कि इनकम जो भी अर्न कर रहे हैं, रेजिडेंट कर रहे हो, चाहे फिर वो नेशनल्स कर रहे हो, हमारे जो भी इनकम अर्न की जा रही है वो इनकम हमारी नेशनल इनकम का पार्ट है। नेशनल इनकम को हम लोग जो समझते हैं वो समझते हैं एनएनपी के फैक्टर से, क्योंकि नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम। यही हमारी नेशनल इनकम कहलाती है। एनएनपी को जब भी हम फैक्टर कॉस्ट में निकालते हैं तो क्या कहलाती है, ये हमारी नेशनल इनकम कहलाती है। अब डायरेक्ट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट अगर हम बोल दें नेशनल इनकम है हमारी, तो ये बात आपके पल्ले पड़ेगी नहीं, है ना। इसके लिए इसको तोड़ना पड़ेगा। पहले तो आपने बोला कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है, तो पहले यही बता दीजिए कि एनएनपी क्या है, जिससे हम लोग को ये समझ में आ जाए कि जी हमारा नेशनल इनकम एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए एनएनपी की ये जो टर्मिनोलॉजी है, इसको और अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो बोला जाता है कि जीएनपी, ये जो मैंने ऊपर लिखा, इसमें से जब हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, एनएनपी। ठीक है, एनएनपी क्या होता है, जब हम लोग जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जो किसी भी तरीके के फूड लॉसेज वेयर एंड टियर हो जाते हैं वो सबको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन को काउंट इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि इंटरमीडिएटरी गुड्स को हम लोग नेशनल इनकम का पार्ट नहीं मानते हैं। हम लोग सिर्फ फाइनल गुड्स को ही पार्ट मानते हैं, किसका, नेशनल इनकम का। अब कोई मशीन बनाने के लिए, एक एग्जाम्पल ले लो, कार बनानी है हमको, कार बनाने के लिए हमको टायर चाहिए उसके, ठीक है, टायर के अलावा हमें उसका पूरा का पूरा बम्पर चाहिए होता है, उसके साथ साथ में हमको क्या चाहिए होता है, उसके अंदर चाहे टर्बो लगा हो, इंजन लगा हो, या जो भी चीज़ें लगी हो, सब अलग अलग पार्ट्स में चाहिए होता है।
तो जब भी हम कार के प्रोडक्शन को दिखाएंगे तो कार का प्रोडक्शन एक कंप्लीट फॉर्म में प्रोडक्शन दिखाते हैं। हम इसके अंदर जितने भी पार्ट्स ऐड हो रहे हैं, जो भी चीज़ें ऐड हो रही हैं, वो सबको कार के प्रोडक्शन में ऐड कर लेते हैं ना, इसलिए हम इसका प्रोडक्शन अलग से ऐड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो पार्ट्स का प्रोडक्शन यहाँ पे ऐड कार के प्रोडक्शन के अंदर हम क्या बोलते हैं, कार हमारी 1.5 लाख की है, 4 लाख की है, 5 लाख की है, ये तो नहीं बोलते हैं इसमें इंजन 1 लाख रुपए का लगा है, इसमें टर्बो 20,000 रुपए का लगा है, ये लगा हुआ, ऐसा तो नहीं बोलते ना। हम लोग सीधा कार की कीमत बताते हैं कि वो कितनी है, 5 लाख रुपए की। तो वही कार की कीमत क्या है हमारा, उसमें हमने पहले से क्या करा, इंटरमीडिएटरी गुड्स के पहले से ही उसमें प्राइसिंग लगा लिया है। तो सब लगा के ही तो हमने एक फाइनल प्राइस लगाए। तो जितने भी फाइनल प्राइसेस होते हैं किसी भी गुड्स के होते हैं, उसको जब हम लोग काउंट करते हैं तो वही चीज़ होती है हमारी, ठीक है। अब आप फाइनल गुड्स भी काउंट करो, इंटरमीडिएटरी भी काउंट करो, तो डबल काउंटिंग नहीं हो जाएगी कि दो बार आप चीज़ों को काउंट कर रहे हो, उससे तो बहुत हावी पहुंच जाएगी नेशनल इनकम। ऐसा तो कर नहीं सकते, तो ये तो गलत है करना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ फाइनल गुड्स से ही प्राइजेस को ऐड करते हैं, इंटरमीडिएटरी को हटा देते हैं। और इंटरमीडिएटरी गुड्स के दौरान जब कोई भी वस्तु बनती होती है, कोई भी प्रोडक्शन होता है, उस दौरान बहुत सारी टूट फूट होती है, बहुत सारे लॉसेस होते हैं, है ना। कि कभी कभी ये होता है कि आप जो है किसी भी टरबाइन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अब टरबाइन को बनाते बनाते क्या हुआ, उसका पंप ही टूट जाए, तो पंप टूटने के दौरान उसमें एक नया पंप लगता है आगे। तो ये इंटरमीडिएटरी लॉसेस होते हैं, इसको काउंट नहीं किया जाए। क्यों नहीं किया जाए, क्योंकि जब हम फाइनल टरबाइन की कॉस्ट लगाएंगे तब हम ऑलरेडी सारे खर्चे उसमें इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। इसमें हम अलग से नहीं दिखाएंगे कि लॉसेज हो, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। तो जब जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है हमारा, एनएनपी बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है, एनएनपी बन जाता है। और यही एनएनपी हमारा क्या कहलाता है, नेशनल इनकम कहलाता है। तो नेशनल इनकम को अगर सीधे तरीके से आपको समझना है तो समझने के लिए आप वो याद कर लीजिए कि नेशनल इनकम अर्न बाय नेशनल एंड रेजिडेंट्स, ठीक। और दूसरे तरीके से अगर आपको समझना है तो नेशनल इनकम एट एनएनपी इज कॉल्ड एज, जब भी एनएनपी जब फैक्टर कॉस्ट पे आती है हमारी तो वो क्या कहलाती है, नेशनल इनकम कहलाती है, ठीक है। इसको थोड़ा और समझो, थोड़ा और समझते हैं। अभी इसके अंदर फैक्टर कॉस्ट वाला टर्म रह गया जो यहाँ पे, ठीक है, ये फैक्टर कॉस्ट वाला टर्म है। अब ये फैक्टर कॉस्ट क्या होता है इसको समझ लो। एक होता है फैक्टर कॉस्ट और एक होता है मार्केट प्राइस, ठीक है। एक होता है मार्केट प्राइस और एक क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट होता है। ये दो तरीके की चीज़ें होती हैं। अभी क्या होता है कि जब भी हम लोग फैक्टर कॉस्ट के ऊपर काउंट करते हैं किसको, अपनी नेशनल इनकम को, तो वो हमारा क्या कहलाता है, नेशनल इनकम का एक पार्ट कहलाता है, उसी को हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। हुआ क्या है कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस को पहले समझ लीजिए, बाद में समझेंगे सरकार ने इसके साथ में अभी क्या किया है ना। तो ये बोलते हैं कि फैक्टर कॉस्ट एक वो कॉस्ट होती है कि जब भी कोई गुड्स बने, जब भी किन्हीं गुड्स का प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के दौरान उन गुड्स के जो भी प्राइसेस सेट कर दिए जाते हैं वही फैक्टर कॉस्ट होते हैं। गुड्स के प्रोडक्शन के दौरान, मतलब गुड्स का प्रोडक्शन हुआ और प्रोडक्शन के दौरान इनके कोई प्राइजेस फिक्स कर दिए गए तो वो क्या कहलाता है हमारा, फैक्टर कॉस्ट कहलाता है। मतलब हमने सोचा है जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर का अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, ये कोई मार्कर है, मार्कर की कीमत जब ये किसी इंडस्ट्री में बना होगा तो इसकी कीमत 10 रुपये रही होगी, कितनी रही होगी, 10 रुपये रही होगी। तो ये इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन के दौरान इसकी कीमत 10 रुपये है, ठीक। अब ये इंडस्ट्री से बाहर निकलेगा, जैसे ही बाहर निकलेगा, बाहर निकलते ही इसे एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी के अलावा फिर इसको टैक्सेस देने पड़ेंगे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन टैक्सेस हो गए, रिटेल टैक्सेस हो गए, ठीक है, शॉप तक पहुंचेगा। और इन तमाम चीज़ों को पहुंचते पहुंचते इसके ऊपर जीएसटी, तो अब देख ही रहो कितने तरीके से जीएसटी भी लगना शुरू हो गया। तो ये तमाम टैक्सेस इसके ऊपर लग जाएंगे। तो प्रोडक्शन के दौरान जब इसकी कीमत 10 रुपये थी, ये मार्केट में आते आते 40 रुपये का बन गई, क्योंकि इसके ऊपर मल्टीपल टैक्सेस लगे। पेट्रोल की कीमत असल में 40 रुपये है, कितनी है, 40 रुपये, लेकिन सरकार उसके ऊपर जो टैक्सेस लगा देती है, अगर आप उसकी कभी रिसिप्ट निकलवा के देखो, पेट्रोल भरवाने जाओ, डीजल भरवाने जाओ, रिसिप्ट निकाल के देखो, पेट्रोल की कीमत 40 रुपये दिखेगी आपको, लेकिन उसके ऊपर स्टेट ड्यूटीज़, सेंट्रल ड्यूटीज़ या जीएसटी, ये सब मिला के वो 60 रुपये और महंगा हो जाता है और 100 रुपये कीमत बन जाती है उसकी। तो ये टैक्सेस लगते हैं उसके ऊपर। ऐसे ही जब प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन के दौरान किसी भी गुड्स की, वस्तुओं की कीमतें कम होती हैं, लेकिन जब वो मार्केट के अंदर आता है तो तमाम टैक्सेस को वो क्या करता है, फॉलो करता है, और वो होते होते कहाँ पहुँच जाता है, वो
उसी को कहते हैं हम लोग मार्केट प्राइस। जब इस गुड्स एंड प्रोडक्शन के ऊपर हमने प्राइजेस को फिक्स कर दिया था, अभी ये बाहर नहीं निकला, सिर्फ प्रोडक्शन कंपनी के अंदर है और इसके प्राइजेस फिक्स हो गए कि ये जो है 10 रुपये का हमारा तैयार होके आया। लेकिन जब ये निकला बाहर, इसके ऊपर जैसे ही टैक्सेस लगे, जैसे हम लोग जीएसटी कह लें, ठीक है, या फिर हम कह लें कि इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटीज़ लगी, ठीक, कहीं कहीं कस्टम ड्यूटीज़ भी लगती हैं, ठीक, ये सब टैक्सेस हैं, क्या है, सब टैक्सेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत सारे लग जाते हैं इन सब के ऊपर। तो जब ये टैक्सेस ऐड हो जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, मार्केट प्राइस कहलाता है, ठीक है। तो ये मार्केट प्राइस कहलाता है हमारा। लेकिन ओरिजिनल प्राइसेस तो यही थे किसी भी गुड्स के, क्या थे, यही तो थे ओरिजिनल प्राइसेस। तो हमने क्या बोला, हमारी नेशनल इनकम तो ओरिजिनल प्राइस पे होनी चाहिए। तो हम लोग किसको काउंट करेंगे, फैक्टर कॉस्ट को काउंट करेंगे। तो इसलिए बोला गया कि जब एनएनपी को फैक्टर कॉस्ट के ऊपर काउंट किया जाए तो वही हमारी नेशनल इनकम होती है। और एनएनपी क्या होती है, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन होती है। जीएनपी क्या होती है, इनकम अर्न्ड बाई इंडियंस, चाहे वो नेशनल्स हो या फिर रेजिडेंट्स हो, कोई भी, ठीक है। तो यही सब हमारा कॉन्सेप्ट किसका है, नेशनल इनकम को समझने का ये हमारा कॉन्सेप्ट है। बाकी मार्केट प्राइस पे क्यों नहीं की जाती है, हाँ ये क्वेश्चन चल रहा है बहुत पहले से, मार्केट प्राइस पे क्यों नहीं की जा रही है। कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अच्छा, चलिए ठीक है। हाँ, आपने बोला मार्केट प्राइस पे क्यों नहीं काउंट की जाती है, मैंने बोला ओरिजिनल प्राइसेस क्या है हमारे, फैक्टर कॉस्ट में है। हम क्या करेंगे, अगर इसके अंदर एक्स्ट्रा चार्जेस को ऐड कर देंगे, सारे टैक्सेस को भी इंक्लूड कर देंगे, सब कुछ इंक्लूड कर देंगे, तो जो हमारी नेशनल इनकम वो प्योर फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम में बनेगी, ठीक है। क्योंकि जो कीमत बनी उसी कीमत में उसको ख़रीद लेना, एक्चुअल फॉर्म तो यही होगा ना। अब आप उसके ऊपर सैकड़ों तरीके के टैक्सेस लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, तो वो नेशनल इनकम का तरीका नहीं है समझने का, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको नेशनल इनकम को फैक्टर कॉस्ट में समझते हैं। मार्केट प्राइस पर जब भी नेशनल इनकम को काउंट किया जाएगा तो ये बहुत हैवी नेशनल इनकम निकल के आएगी, बहुत ज़्यादा नेशनल इनकम निकल के आती है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर टैक्सेस इंक्लूडेड हो जाते हैं सारे के सारे। टैक्सेस जो है इंक्लूड करना इंडियन इकोनॉमी के अंदर, वो क्या करता है, जैसे आप लोग देखते हैं ना, बेस ईयर होता है, एक बेस ईयर पे काउंट करते हैं हम लोग, कांस्टेंट प्राइसेस होते हैं हमारे, एक हम लोग करंट प्राइसेस पे काउंट करते हैं। तो हम लोग बेस ईयर्स पे ही हमेशा काउंट क्यों करते हैं इंडियन इकोनॉमी को, क्योंकि ओरिजिनल इकोनॉमी मिलती है ना हमारी, वरना तो हम करंट पे करते रहे, प्राइसेस तो 10 साल से और 8 साल में बहुत फ़र्क आ जाता है ना। लेकिन हम लोग क्यों करते हैं कि ओरिजिनल प्राइसेस हमको पता चलते रहे, ओरिजिनल इकोनॉमी के अंदर क्या डिफरेंसेस आए हैं वो हमको पता चलता है, इसलिए हम लोग फैक्टर कॉस्ट में करते हैं, ठीक है। हाँ, वही अगर चालाकी दिखाए, थोड़ी बहुत क्लेवरनेस दिखाए, अपनी नेशनल इनकम को या इकोनॉमी को बहुत अच्छा दिखाना चाहता है, तो वो क्या करता है, मार्केट प्राइस को काउंट करना शुरू कर देता है, ठीक। जैसा कि हुआ इंडिया के अंदर, ऐसा हुआ इंडिया के अंदर 2016 के अंदर जो गवर्नमेंट है हमारी, गवर्नमेंट ने क्या करा, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट से चेंज करके कर दिया एनएनपी मार्केट प्राइस, ठीक है। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट से चेंज करके किसको कर दिया, मार्केट प्राइस। तो जैसे ही ये चेंज किया फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस को, अब बताइए नेशनल इनकम बढ़ जाएगी हमारे लिए, नहीं बढ़ जाएगी। बस नेशनल इनकम बेसिकली बढ़ नहीं रही है, लेकिन जैसे ही आप फैक्टर चेंज कर दोगे उसका, तो पूरी दुनिया को क्या दिखेगा, अरे इंडिया की तो नेशनल इनकम बहुत अच्छी, ठीक है। दुनिया को भी दिखेगा, हमको भी दिखेगा, हम इकोनॉमिकली बहुत एक्सटेंशन हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। लेकिन हमने क्या करा, जो बरसों पुरानी एक परंपरा फैक्टर कॉस्ट वाली आ रही थी, उसको चेंज करके किस पर कर दिया, मार्केट प्राइस के ऊपर कर दिया। तो मार्केट प्राइस पे तो ऑलरेडी हमारी नेशनल इनकम बड़ी दिखती है, इसलिए हमको अपनी नेशनल इनकम ज़्यादा दिखती है, बड़ी हुई दिखती है, ठीक है। इसी वजह से यही रीज़न है हमारा, ठीक। तो नेशनल इनकम को देखिए काउंट करने के लिए, काउंट ही क्यों की जा रही है नेशनल इनकम, पहली चीज़ तो नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए लॉजिक ये है हमारे पास में कि जब भी हम लोग नेशनल इनकम को काउंट करते हैं तो हमको ये पता लगता है कि हमारी इकोनॉमी का साइज़ कितना है, ठीक है। साइज़ ऑफ द इकोनॉमी हमें किससे पता लगता है, नेशनल इनकम से पता लगता है, ठीक। तो ये नेशनल इनकम हमें साइज़ बता देती है, मतलब मेरी इकोनॉमी कितनी बड़ी है ये बता देती है, कौन, नेशनल इनकम। लेकिन अगर हमको प्रोग्रेस चेक करनी है अपनी इकोनॉमी या ग्रोथ चेक करनी है, मेरी इकोनॉमी में ग्रोथ कैसी है, प्रोग्रेस कैसी है, तो इसके लिए हम सहारा किसका लेते हैं, जीडीपी का सहारा लेते हैं, तब यहाँ पर जीडीपी आ जाता है। तो इसीलिए आप लोग कभी कभी जीडीपी बहुत सुनते हैं, कभी कभी नेशनल इनकम भी बहुत सुनते हैं, और ज़्यादातर हम लोग जीडीपी ही सुनते हैं, क्योंकि जीडीपी क्या करता है, ग्रोथ या प्रोग्रेस ऑफ द इकोनॉमी को यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता है।
तो जहाँ जहाँ इकोनॉमी किस तरीके से ग्रोथ कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है, या उसमें किस तरीके से वृद्धि हो रही है, तो जहाँ वृद्धि की बात आ जाए वहाँ पे क्या होता है, जीडीपी आ जाएगा। और जहाँ जहाँ हमारे साइज ऑफ द इकोनॉमी की बात आ जाए वहाँ वहाँ क्या आएगा, नेशनल इनकम चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं नेशनल इनकम के अंदर, जो बेसिक चीज़ें आप लोगों को अभी समझनी है। यहाँ बताइए कोई डाउट किसी को? नहीं, यहाँ पे सिर्फ सिटीजन्स होते हैं, जी जीडीपी जो होता है वहाँ पे फॉरेनर्स काउंट करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ सिटीजन्स होते हैं। अच्छा, रुको, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस को भी समझने से पहले और कुछ समझ लो। एक टर्म होता है ट्रिपल पी, सुना? परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी वो टर्म होता है कि जब डॉलर की कीमतों को हमारे रुपये के साथ में कंपेयर करा जाता है। ठीक है, डॉलर को एक स्टैंडर्ड मानक माना जाता है पूरी दुनिया के लिए कि डॉलर एक वो करेंसी है जिससे पूरी दुनिया के अंदर ये मेजर कर लिया जाएगा कि तुम्हारी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी दोनों इकोनॉमी में कंपेरिजन कर लेते हैं। ठीक, तो वो होता है ट्रिपल पी का फैक्टर। ट्रिपल पी के फैक्टर की जब हम लोग बात करते हैं तो बोला जाता है कि हमारी इकोनॉमी पूरी दुनिया के अंदर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। किसके आधार पे है ये है ट्रिपल पी के आधार पर। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी क्यों बोला जाता है ट्रिपल पी के आधार पर? क्योंकि देखो होता क्या है कि हम लोग की इकोनॉमी हम लोग मान लें 70 करोड़ रुपए की है। मैं रुपए में मान लिया अगर मैंने, कितनी इकोनॉमी हमारी 70 करोड़ रुपए की है। ये हमारे यहाँ की इंडियन इकोनॉमी की वैल्यू है। जैसे कि बात हो रही है ना कि हम लोग 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना लेंगे, ये तो बात होती है। तो मैंने एक मान लिया 70 करोड़ रुपए की इकोनॉमी। ठीक, तो होता क्या है कि इस इकोनॉमी के अंदर हम डॉलर के प्राइसेस को फिर चेक करते हैं कि एक डॉलर मतलब कितने रुपए के बराबर होता है। हमने मान लिया $70, मतलब 70 जो है वो इस समय कीमत चल रही है। एक डॉलर की कितनी कीमत चल रही है? 70 रुपये के आसपास ये कीमत चल रही है। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो इकोनॉमी हमारी $1 करोड़ में आ जाती है। किसमें आ जाती है? डॉलर में आ जाती है। ये चेक करने का तरीका होता है इकोनॉमी को डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए। तो जब भी हम इकोनॉमी को डॉलर में कन्वर्ट करना होता है ये इस तरीके का सहारा लेते हैं। जब भी जो भी रुपए में हमारी इकोनॉमी आती है टोटल, उसको हम लोग किससे डिवाइड कर देते हैं? डॉलर से डिवाइड कर देते हैं। ये पहला तरीका होगा इकोनॉमी को कंपेयर करने का। सारी इकोनॉमी को किस में लेके चले आइए? डॉलर में लेकर चले आइए दूसरी इकोनॉमी से कंपेयर करने के लिए। अब हुआ क्या कि एक तरफ था यूएसए और एक तरफ है चाइना। बोला जाता है यूएसए की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी, चाइना की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया की है। यह है ट्रिपल पी के बेसिस पे, ऐसा बोला जाता है। ठीक, हाँ, डॉलर के बेसिस पे। जब भी हम लोग डॉलर के बेसिस पे चेक करें, मतलब हुआ क्या है यहाँ पे, ये कहने की बात यहाँ पे हो रही है कि अगर $1 में जो पर्सन यूएसए के अंदर खरीदेगा वहाँ के मुकाबले हम भारत के अंदर 70 चीज़ें उसमें खरीद सकते हैं। अगर 70 की कीमत है वहाँ, क्योंकि हमारा रुपया अगर हम लोग देखें वहाँ पे $1 मतलब ₹1, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ खरीद पाओगे। हमारे यहाँ पे $1 अगर आ जाए तो फिर कितनी चीज़ें, हम 70 चीज़ें खरीद सकते हैं क्योंकि वो 70 रुपये के बराबर है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए दूसरी कंट्री से जब हम लोगों ने कंपेयर करा तो ऐसे में यूएसए का तो डॉलर ही है, तो वो तो सबसे ऊपर है। ऑब्वियस सी बात है ट्रिपल पी के बेसिस तो डॉलर में कंपैरिजन किया जा रहा है करेंसी के बेसिस में। चाइना सेकंड पे आ जाता है इसमें परचेजिंग पावर में। परचेजिंग पावर बहुत अच्छी है उसकी इन मामले में। तीसरे नंबर में हमारी इकोनॉमी आती है परचेजिंग पावर के बेसिस पे। तो जब परचेजिंग पावर की बात होती है यहाँ पे देखिए कोई फैक्टर कॉस्ट नहीं है, कोई मार्केट प्राइस नहीं है, उसका कोई गेम ही नहीं है यहाँ पे। तो इस हिसाब से हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाते हैं। अभी आपने बोला फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, अभी हम लोग ने सरपास किसको किया है? जो हम लोग फिफ्थ बने हैं, किसको पीछे छोड़ा है हम लोगों ने? ब्रिटेन को पीछे छोड़ा, ब्रिटेन को पीछे छोड़ा। उससे पहले किसको छोड़ा था? उससे पहले हम लोगों ने छोड़ा था फ्रांस को पीछे, फ्रांस को पीछे छोड़ा था। ठीक है, तो बोला जाता है कि हमारी इकोनॉमी पूरी दुनिया में फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे यूएसए, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे कौन है? हमने बोला ना फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। जब फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात हो रही होती है तो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी काउंट हो रही है यहाँ पे आपके जर्नल प्राइजेस के बेसिस पे, जनरल इनकम के बेसिस पे। वहाँ पे परचेजिंग पावर पैरिटी या डॉलर वॉलर का कंपैरिजन टाइप की कोई चीज़ नहीं है। नॉर्मली जब हम लोग काउंट कर रहे हैं तो किस पे काउंट कर रहे हैं?
वो इसके ऊपर, मतलब आप कह लीजिए कि नेशनल इनकम पे जब हम लोग काउंट कर रहे हैं तो हमारी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। तो ये हमारी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक। इसके अंदर आता है फिर से जर्मनी, ठीक है। जर्मनी के बाद जापान आता है, या देख लेना जापान ऊपर है या जर्मनी ऊपर है, तीसरे चौथे पे इन दोनों में से कोई ना कोई एक इकोनॉमी, एक बहुत क्लोज है दोनों, इसलिए रहता है। 5वें पे आ गया इंडिया इसे, ठीक है। इसको एक बार देख लेना, जर्मनी ऊपर है या जापान ऊपर है, कौन सा ऊपर है देख लेना। तो 5वें पे कौन सा है हमारा? इंडिया, भारत। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, अभी अभी रिसेंटली ब्रिटेन को पीछे छोड़ा, 6ठी इकोनॉमी बन गया ब्रिटेन, पहले हम लोग 6ठी थे, उससे पहले हम लोग 7वीं थे, ठीक है। तब हम लोग ने फ्रांस को पीछे छोड़ा था उस समय। तो ये हम इतनी तेज़ी से इतनी बड़ी इकोनॉमी बनते कैसे चले जा रहे हैं, इतनी लार्जेस्ट इकोनॉमी कैसे बनते चले जा रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं पर कैपिटा इनकम। क्या काउंट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम वो इनकम होती है कि जब हम लोग क्या करते हैं, अपने यहाँ की नेशनल इनकम को किससे डिवाइड कर दें? टोटल पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, आ जाओ पॉपुलेशन में टक्कर लेके दिखाओ, ठीक। अभी तो हम लोग और ऊपर जाएंगे, ठीक है। अभी तो 5वें ही हुए, अभी तो और ऊपर जाएंगे, क्योंकि हम लोग चाइना को भी सरपास करने वाले हैं ना पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे हम लोग काउंट करते हैं हमारे यहाँ की इनकम, तो नेशनल इनकम अपॉन में टोटल इनकम हो जाता है। ये नेशनल इनकम डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट ने डिसीजन कैसे लिए। अब यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस वाला कॉन्सेप्ट आ सकता है। जैसे इंडिया 2016 से पहले, यहाँ पे 16 लिखा मैंने, 16 से पहले फैक्टर कॉस्ट पे काउंट किया करता था, तो हम लोग 7th, 8th, 9th लार्जेस्ट इकोनॉमी हुआ करते थे वर्ल्ड की। फिर 16 के बाद से हम लोग 7th पे आए, 6th पे आए, और अब किस पे आ गए? 5th पे आ गए। किस पे काउंट कर रहा हूँ? मार्केट प्राइस पे काउंट कर रहा हूँ। तो ये मार्केट प्राइस पे काउंट हो रहा है, इसलिए हम लोग तेज़ी से बढ़े, ठीक है। मार्केट प्राइस पे भी काउंट हो रहा है, हम लोग टैक्सेस वैक्सेस भी बहुत दिखा रहे हैं, अच्छा इनकम सोर्स भी दिखा रहे हैं अपना, और साथ ही साथ में हमारा पॉपुलेशन भी माशाल्लाह उसी स्ट्रेंथ के साथ में बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या हो रहा है, हम लोग नेशनल इनकम को इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं कि इतना ब्रॉड चेंज। हाँ, नीचे आ जाएगी, देखिए इंटरनेशनल एक अपना ऑरा बनाने के लिए तो बहुत अच्छा है कि हमको तमाम इकोनॉमीज़ जो दुनिया की हैं वो अब एक अच्छी पोजीशन पे देखने लगे, रिस्पेक्टेड पोजीशन पे देखते हैं हम लोगों को। लेकिन अगर हम लोग बात करें अपने नॉर्मल सिटीजन्स के लिए या कंट्री के लोगों के लिए, उनके लिए थोड़ा गलत है, क्योंकि एक्चुअल चीज़ों से थोड़ा दूर करा जा रहा है। इसी वजह से देख रहे हो ना, प्राइजेस हाइक हो रहे हैं लगातार, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आप क्या है, देखो क्या होता है, एक लालच होता है इंसान के अंदर, वो लालच गवर्नमेंट को भी लालच है। गवर्नमेंट को क्या दिख रहा है, जैसे मैंने टैक्स के ऊपर किया मेरी इकोनॉमी बहुत तेज़ बढ़ती हुई दिख रही है, इकोनॉमी बढ़िया आ रही है मेरी, तो वो क्या करेंगे, उस टैक्स को और नहीं बढ़ाएंगे, और नहीं बढ़ाएंगे उस टैक्स, क्योंकि टैक्स को और बढ़ा दो जिससे इकोनॉमी मेरी और अच्छी दिखे। तो ये हो रहा है, टैक्स जितना बढ़ेगा उतनी इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी, उतनी महंगाई नहीं बढ़ेगी, लोगों की तो कमर टूट जाएगी टैक्स देते देते। इस वजह से ये लोगों के लिए प्रॉब्लम है। लेकिन इंटरनेशनल पोजीशन हमारी यहाँ पे अच्छी हो जाती है, इस वजह से हम लोग ऐसी चीज़ों को करते हैं। हाँ बिल्कुल, वो देखते हैं, एकदम इंडेक्स देखते हैं, पूरा इंडेक्स देखते हैं, और उसके बाद में इंडिया को बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि हंगर इंडेक्स में तो आप 160 पोजीशन पे चल रहे हैं, नेशनल इनकम आपके यहाँ अच्छी चल रही है। हाँ, पर कैपिटा इनकम उसी को बोलते हैं जब नेशनल इनकम को हम लोग पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से काउंट करना शुरू करते हैं। हाँ, जैसे हाँ, पर मंथ नहीं, ईयरली होता है, पर एनम होता है, पर एनम के अकॉर्डिंग काउंट करते हैं। हाँ, ट्रिपल पी परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब आपको खरीदने की क्षमता आपके अंदर कितनी है, ठीक है, खरीदने की क्षमता, या आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि मैंने जो बोला $1 खरीदने की ताकत सबसे ज़्यादा किसके पास में, यूएसए के पास में मानी जाती है, कि उसकी तो डॉलर की करेंसी है, वो तो सबसे ताकतवर है डॉलर के मुकाबले में। उसके बाद में अगर डॉलर की हम लोग देखें कि डॉलर में सबसे अच्छा फ़ायदा चाइना उठा रहा है, कि चाइना फ़ायदा कैसे उठाता है, उसके यहाँ पे डॉलर की जिस तरीके की भी कीमतें आती हैं, और वो अपनी करेंसी ANN के साथ में जब भी उसको कंपेयर करता है तो वो क्या करता है, उसकी परचेजिंग पावर पैरिटी अच्छी होती है, ठीक है, मतलब वो उन वस्तुओं को खरीद सकता है जिन वस्तुओं को $1 में कोई दूसरी कंट्रीज़ नहीं खरीद सकती हैं, उससे ज़्यादा वो उन वस्तुओं को खरीद ले। जैसे मैं अगर यहाँ पे पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लूँ, पाकिस्तान $1 के अंदर मुश्किल से चीज़ें खरीद पाएगा
हम लोग कह लें 50-60 चीज़ें अगर वो खरीद पा रहा है, हमने मान लिया ऐसा 50-60। चाइना लेकिन उसी $1 के अंदर 70-80 चीज़ों को खरीद लेगा, तो चाइना स्ट्रॉन्ग हुआ ना, चाइना स्ट्रॉन्ग हुआ, इसलिए चाइना ऊपर आ जाता है। इसके बाद में तीसरे नंबर पे इंडिया इसलिए आता है क्योंकि चाइना के बाद में सबसे ज़्यादा $1 का फ़ायदा कौन उठाता है? इंडिया उठाता है। इंडिया $1 के अंदर, जैसे पाकिस्तान 50-60 खरीद रहा था, इंडिया कितनी खरीद लेता है? 70 खरीद लेता है, इसलिए इंडिया थर्ड पोजीशन पे आता है। ऐसे ही डॉलर के मुकाबले जितनी भी नीचे आती चली जाएंगी चीज़ें, जितनी भी कंट्रीज उसके बाद में आती चली जाएंगी, वो तमाम कंट्रीज उसी हिसाब से डाउन होती चली जाएंगी। वो डॉलर की परचेजिंग पावर के ऊपर डिपेंड करता है। जिसके यहाँ की डॉलर की परचेजिंग पावर जितनी अच्छी है, वो कंट्री उतना ऊपर रहता है। तो यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं है, आप बाज़ार के अंदर खड़े होकर कितनी ताकत है आपके अंदर कि आप वस्तुओं को खरीद पाओ, बस वही है परचेजिंग पावर पैरिटी। यहाँ पे कोई अच्छी बात नहीं है, बहुत बढ़िया आपके लिए वो नहीं है कि आप परचेजिंग पावर पैरिटी में अगर बहुत अच्छे हो गए तो आप मतलब दुनिया के सबसे ज़्यादा रईस आदमी हो गए, नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी हैं परचेजिंग पावर पैरिटी में। परचेजिंग पावर पैरिटी की वजह से आपके रुपए की कीमत कमज़ोर होती चली जाती है, उसमें नुकसान होता है, जो हो रहा है हमारे यहाँ पे, ठीक है। रुपए की पावर क्या है, लूज़ होती चली जाती है। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि डॉलर मजबूत हो रहा है तो रुपया कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। निर्मला सीतारमण जी के कमेंट को ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो उन्होंने बोला था नहीं, रुपया कमज़ोर थोड़ी हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, ठीक है। तो वो वाली बात को ध्यान मत दीजिएगा ज़्यादा, ठीक। एक्चुअल में होता है क्या है कि रुपया हमारा कमज़ोर होता है जब भी डॉलर की कीमतें बढ़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही होता है। तो जब भी परचेजिंग पावर पैरिटी के अंदर एक कंपटीशन कंट्रीज़ के अंदर चल जाता है और उसी कंपटीशन में हमारे यहाँ की करेंसी जो होती है ना, वो क्या होती है, वीक होती चली जाती है, ये होता है। तो आइए और ऊपर आइए, और हम लोग नुकसान में चले जाएंगे अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखेंगे। इंटरनेशनल पोजीशन दोनों में बहुत अच्छी जा रही है हमारी। अगर हमको कहा जाए हम लोग BBB के बेसिस पे लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, हम लोग बहुत खुश हो जाएंगे ना कि हमने अरे चाइना को भी पीछे छोड़ दिया, हमने USA को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन ये कुछ उसी तरीके से है कि जैसे हमने चाइना को पॉपुलेशन में पीछे छोड़ दिया और नंबर 1 पे चले गए, ठीक। ये कुछ उसी तरीके के यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल के आ गए। तो हमको पीछे के बैक जो उसके लॉसेस हैं वो नहीं दिख सकते। वो आप लोग पढ़ रहे हो, UPSC की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग को वो सब चीज़ें आसानी से दिख जाती हैं। लेकिन नॉर्मल लोगों को क्या दिखता है, अरे वाह हम तो ऊपर चले गए, बहुत ऊपर जा रहे हैं, नंबर 1 बनने वाले हैं हम लोग, तो हमको दिखाया ऐसा जाता है, इसलिए ये प्रॉब्लम होती है। अब ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अभी आप फैक्टर कॉस्ट पे चले आइए, लौट के कहाँ पे आ जाएंगे आप, फिर से 7th पे यहीं पे लौट के आ सकते हैं, ठीक है। अभी इंडिया नीचे गिरा भी था कोविड के दौरान। कोविड के दौरान हुआ ये था कि हम लोग 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके थे, लेकिन वापस से हम लोग को क्या करा था, फ्रांस फिर ऊपर आ गया एकदम से और हम 7th बन गए थे, ये प्रॉब्लम है। लेकिन बाद में कोविड के बाद में हम लोग ने ओवरकम किया, ठीक है। मोदी जी ने थोड़े और पेच इधर उधर सेट किए होंगे कि ये वाला ढीला है, ये वाला ढीला है, इसको टाइट करो, इसको टाइट करो, और इसको टाइट कर आगे कहाँ पहुँचा दिया, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में हम लोग को पहुँचा, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल ऑरा हम लोग का बहुत अच्छा है, नो डाउट, और हम लोग इसके बेसिस पे बहुत अच्छा जा भी रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया फैक्टर कॉस्ट। अब फैक्टर कॉस्ट के अंदर जब हम लोग बातें करते हैं तो ये फैक्टर कॉस्ट एक्चुअल में थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक होता है मार्केट प्राइस, एक होता है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, प्योर फॉर्म ऑफ प्राइजेज होते हैं। लाइक जैसे हम लोग ने क्या करा, प्रोडक्शन जो हमारा हुआ गुड्स का, हम लोग ने उसके प्राइजेस फिक्स कर दिए, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यही है फैक्टर कॉस्ट। तो वो फैक्टर कॉस्ट में ये जो टर्म है फैक्टर, इसका मतलब बताओ कोई क्या है, ये क्या है फैक्टर? सही बोल रही हूँ। हाँ, क्या बोला बिलाल ने? मैंने उस दिन एग्जाम्पल दिया था आपको, कुछ इनपुट्स बता रहा था, जब मैं इनपुट्स एंड आउटपुट्स बता रहा था। फैक्टर को बेसिकली इन 2 पार्ट में ही डिवाइड किया जाता है, इनपुट्स एंड आउटपुट्स में। आउटपुट्स जितने भी होते हैं सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं। रॉ मटेरियल्स का मतलब वो चीज़ें, जितनी भी चीज़ें इनपुट से बच जाएंगी वो सारी की सारी आउटपुट में जा सकती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर आता है लैंड, आता है लेबर, आता है, ठीक है। और क्या आ सकता है, वेजेस आ सकते हैं, और चलो वो तो उसका पार्ट हो जाएगा। लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर भी इसी के पार्ट होते हैं। में वेजेस हटा गया है,
लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, इनको अगर हम लोग काउंट करें तो ये किसका पार्ट होते हैं? फैक्टर्स का पार्ट होते हैं। फैक्टर्स हम लोग इनपुट्स को बोलते हैं। इनपुट्स जो हम लोग लगा रहे हैं किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, वो कहलाते हैं इनपुट्स हमारे, ठीक है। तो लैंड है हमारे पास में अगर, तो लैंड से हमको क्या मिलता है? रेंट मिलता है, रेंट मिलता है, रेंट के फॉर्म में पैसा मिलता है, तो ये इनपुट हो गया हमारा। लेबर से हमको वेजेस वगैरह मिलती हैं, तो वेजेस एक काउंट हो जाती है हमारी, वेजेस के फॉर्म में हम लोग को यहाँ मिल जाते हैं, ठीक है। तो वेजेस हो गए। एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर से क्या मिल सकता है हमको? एंटरप्रेन्योर का मतलब वो होता है जो मालिक जिसने इंडस्ट्री डेवलप की हुई होती है, वो इंडस्ट्री को डेवलप करता है। प्रॉफिट, एग्जैक्टली, गुड, यहाँ हमको मिलता है प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर अगर किसी भी चीज़ को बना रहा है, काम कर रहा है, तो किसके लिए कर रहा है? प्रॉफिट के लिए वो काम करता है ना, तो वो प्रॉफिट के लिए काम कर सकता है, ठीक है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको लिखना है तो इस वाले फैक्टर के अंदर यहाँ पे इंफ्रा भी लिख सकते हो आप, और इंफ्रा के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। जो भी इंफ्रा आपने खड़ा किया है उसके अंदर इंटरेस्ट मिलता है। तो ये 4 फैक्टर्स होते हैं हमारे पास। क्या है ये? फैक्टर्स, लैंड, लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर या एंटरप्रेन्योर। इनसे हमको क्या क्या इनपुट मिल रहे हैं? लैंड से हमको रेंट मिल रहा है, लेबर से वेजेस मिल रहा है, इंफ्रा से इंटरेस्ट मिल रहा है, और एंटरप्रेन्योर से प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये सब होते हैं फैक्टर्स, और फैक्टर्स हमको क्या देते हैं? इनपुट्स देते हैं। इन्हीं सारे इनपुट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं? इंडस्ट्री के अंदर यूज़ कर रहे हैं, किसी भी फैक्ट्री के अंदर यूज़ कर रहे हैं, और इसी का हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं, और यही प्रोडक्शन हम लोग को फाइनल में क्या देता है? नेशनल इनकम। क्यों? कहाँ से बना नेशनल इनकम? ये तमाम फैक्टर्स से ही मिलके क्या बनती है? नेशनल इनकम ही बनती है हमारी। तो ये जो फैक्टर प्राइजेस हमारे या फैक्टर कॉस्ट हमारी होती है, वो कहाँ से निकल के आती है? इन तमाम सेक्टर से ही निकलती है, ठीक है। इनपुट ये है सारे, लैंड से रेंट मिल गया, रेंट क्या है? इनपुट है हमारा, ठीक है। लेबर से वेजेस मिल गए, वेजेस क्या है? इनपुट है हमारा। तो इधर जितनी भी चीज़ें हैं ये सब हमारा इनपुट है, क्योंकि इन चीज़ों से जो हमको मिला वो हमको इनपुट के फॉर्म में मिला। इनपुट के अलावा जितनी भी चीज़ें अगर बची, ठीक है, वो सारी रॉ मटेरियल के फॉर्म में हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हमको बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के लिए गुड्स चाहिए होते हैं, लाइक रेता, बजरी, सीमेंट, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं, वो सब रॉ मटेरियल। वो सब रॉ मटेरियल किसमें चला जाएगा? वो आउटपुट में चला जाएगा, ठीक है। तो इनपुट के अलावा जितनी भी चीज़ें हमारी यहाँ पर चली जाए वो सब आउटपुट्स होती हैं, और आउटपुट्स हमारे लाइक रॉ मटेरियल्स की तरह ही काम करता है, ठीक है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नेशनल इनकम में कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? ठीक है, नेशनल इनकम यहाँ पे क्लियर हो जाता है आपका। नेशनल इनकम से अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ठीक, कि हम लोग एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट से एनएनपी एट मार्केट प्राइजेस पे अगर शिफ्ट हो, ठीक है, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अगर हम लोग ऐसे पूछ लिया जाएगा कि गवर्नमेंट का जो रिसेंट डिसीजन था एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट से ट्रांसफ़र हो गए एनएनपी एट मार्केट प्राइस पे जाना, वो कहाँ तक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए या इंडियन इकोनॉमी के लिए उपयोगी साबित हुआ? क्रिटिसाइज कीजिए। उपयोगी साबित होना भी पूछ रहा है और क्या बोल रहा है? आलोचना करना भी बोल रहा है। दोनों काम करने हैं आपको यहाँ पे। तो क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे? पहले इसके पॉजिटिव कुछ चीज़ें दिखा दीजिए कि हमने जब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आए तो इकोनॉमी हमने बूस्ट होती रहेगी, इंटरनेशनल पोजीशन हमारी स्ट्रेंथन होती रहेगी, ठीक है, इकोनॉमी हमारी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई। ये सब हमको किस में दिखा देना? पॉजिटिव फैक्टर में। क्रिटिसिज्म में क्या दिखाना? आलोचना भी करनी। आलोचना करते समय क्या करोगे? जैसे मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ गया, टैक्सेस बढ़े, टैक्सेस के अलावा लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ा लेकिन वे ऑफ लिविंग डाउन होना शुरू हो गया, ठीक है। हाँ, जैसे पॉवर्टी, हंगर, ये सब चीज़ें आप उसके अंदर दिखा सकते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है, और ऐसे ही कंपेयर करने को क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। मतलब अगर आपसे पॉजिटिव चीज़ें भी पूछे, नेगेटिव चीज़ें भी पूछे,
आपको मेंशन कुछ उसी तरीके से यहाँ पे करनी रहेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक टर्म और है इससे मिलता जुलता, जिसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। जिसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम। इसको बोला जाता है जीडीपी को जब हम लोग फैक्टर कॉस्ट पर काउंट करें, इस पर जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट पर काउंट करें और उसमें से डेप्रिसिएशन निकालें, ये हमारी बन जाती है डोमेस्टिक इनकम। क्या बन जाती है? डोमेस्टिक इनकम। बताइए अब जरा कि जीडीपी को आप फैक्टर कॉस्ट पर काउंट करें पहली बात तो, और फिर डेप्रिसिएशन को उसमें से माइनस करें। तो जीडीपी तो आपको पता ही क्या होती है। जीडीपी क्या होती है? जीडीपी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रह के जितने भी लोग हैं अपना जो भी इनकम को अर्न करते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी हमारी जो हमको पता है इंडिया के जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी है यहाँ पे रह के, अब यहाँ पे फॉरेनर भी आके अगर इनकम को अर्न कर रहा है तो वो हमारा जीडीपी का ही पार्ट होता है ना। तो वो सब जीडीपी का पार्ट। फैक्टर कॉस्ट आप लोग समझ गए कि मार्केट के अंदर अभी कोई भी गुड्स पहुँची नहीं है तो उसके ऊपर सर्विसेज चार्जेस वार्जेस लगना अभी किसी भी तरीके से यहाँ पे उपयोगी होंगे नहीं। तो जीडीपी को जब फैक्टर कॉस्ट में काउंट करते हैं और उसमें से डेप्रिसिएशन हटा देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? डोमेस्टिक इनकम बन जाता है। ठीक है, नेशनल इनकम से इसको सेपरेट कैसे करेंगे? नेशनल इनकम से सेपरेट इसको ऐसे करेंगे कि एनएनपी को जब हम लोग काउंट कर रहे थे तो वो हमारा नेशनल इनकम बन जा रहा था, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? जीडीपी पे काउंट कर रहे हैं तो ये हमारा डोमेस्टिक इनकम बन जा रहा है। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम को एक वर्ड और भी दिया जाता है, आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। जो भी एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पर काउंट होगी वो हमारी डोमेस्टिक इनकम होगी। ठीक है, ये हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है। ठीक है, और सारे बता रहे जीडीपी है हमारे पास में, जीएनपी है हमारे पास, एनडीपी है हमारे पास में। ठीक, ये है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये है हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये चारों यही चारों वर्ड्स बार बार यूज होंगे आपके लिए और यही वर्ड बार बार आता है। तो हमने डोमेस्टिक इनकम लिखा है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी जब फैक्टर कॉस्ट पे काउंट कर रहे हैं तब ये, अब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे बन गया? जीडीपी माइनस का डेप्रिसिएशन। एनडीपी क्या होता है? जीडीपी माइनस का डेप्रिसिएशन, इसी को क्या बोला जाता है? एनडीपी। ठीक है, एनडीपी की डेफिनेशन ही यही होती है। तो चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे आप ऐसे लिख लो, बात तो चलिए। ठीक है, फॉर्मूला ही तो है, सेम फॉर्मूला। तो यहाँ पे जब आपको एनडीपी की डेफिनेशन बतानी हो तो वो क्या होती है? जीडीपी माइनस का डेप्रिसिएशन। मतलब आप एनडीपी कैसे काउंट करोगे? अपने पूरे देश की जीडीपी निकाल लीजिए और उसमें से क्या करिए? डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, तो वो हमारा क्या बन जाता है? एनडीपी बन जाता है। और इसी एनडीपी पे जब हम लोग अपनी फैक्टर कॉस्ट लगा दें तो वो क्या बन जाता है? हमारा डोमेस्टिक इनकम बन जाता है। तो हमारी कोई भी इनकम बनती है अगर, तो वो किस पे बनती है? या तो जीडीपी पे बनेगी, या एनडीपी पे बनेगी, या एनएनपी पे बनेगी, या जीएनपी पे बनेगी। इन तमाम चीज़ों से ही मिलकर हमारी कोई ना कोई इनकम जनरेट होती है। जैसे नेशनल इनकम भी हम लोगों ने देखा वो एनएनपी से डेवलप हुई, डोमेस्टिक इनकम हम लोगों ने देखा वो एनडीपी से डेवलप हुई। ठीक है, तो किसी ना किसी इनमें से फैक्टर्स को इंक्लूड करके ही हमारी नेशनल इनकम बनती है। ठीक, समझ आया डोमेस्टिक इनकम? डोमेस्टिक क्या? एनडीपी का मतलब ये होता है कि जीडीपी मैंने आपको बताया था जो, उसमें से बस डेप्रिसिएशन को माइनस करें तो वो एनडीपी होता है हमारा। बस डेप्रिसिएशन जो भी टूट फूट लॉसेज वियर एंड टेयर जो भी हो रहे हैं हमारे, उन सबको माइनस कर दीजिए जीडीपी में से।
आपकी एक टोटल जीडीपी निकल के आई, पूरे देश की जो भी जीडीपी निकल के आएगी, माना आपकी जीडीपी 7% निकल के आई, ठीक है, आपने पूरी जीडीपी काउंट कर ली, पूरी उठा ली, और उस 7% में से क्या करो, कुछ नुकसान हुए हैं, घाटे हुए हैं, कुछ भी चीज़ें हुई हैं ऐसी, या डेप्रिसिएशन हुआ है जो भी, उनको माइनस कर दीजिए। जब उनको माइनस कर देंगे तो जीडीपी घट के कितनी चली जाएगी, 6% चली जाएगी, तो वो अब जीडीपी नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, एनडीपी कहलाएगी, ठीक है, वो एनडीपी कहलाएगी। आप डेप्रिसिएशन जैसे ही हटा दोगे उसमें से, वो तुरंत एनडीपी बन जाती है, ठीक है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है इसमें, बस और कुछ नहीं, ठीक। तो ये डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होता है, वन ऑफ द पार्ट। डोमेस्टिक इनकम के अलावा एक इनकम आपकी और होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम मतलब जेब का रुपया, यही होगा। नाम से नहीं लग रहा है कि पर्सनल इनकम का मतलब जेब का रुपया ही होगा, है। चलो कम ये लगा, एक होती है पर्सनल इनकम और एक होती है प्राइवेट इनकम। अब बताओ कौन सा है? एक है प्राइवेट इनकम और एक है पर्सनल इनकम। दोनों में से कौन सा जेब का रुपया होता है? प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम की डेफिनेशन है और सेकंड होता है अनअर्न्ड इनकम। इसको बोला जाता है प्राइवेट। एक तो इनकम आपके पास अर्न कर लिया आपने और एक इनकम अर्न नहीं भी की आपने, वही प्राइवेट इनकम होती है। तो पैसा कमाया भी आपने, पैसा नहीं भी कमाया आपने, क्या मतलब है ना, क्या बकवास कर रहे हैं, कौन सी बात होती है? हाँ हाँ, और अनंत जो है जो हमें गिफ्ट की वजह से मिला है। अन्न वगैरह जो हम लोगों ने किया है वो सारा का सारा तो अपने कुछ क्षमता मेहनत करके सैलरी के फॉर्म में हमको मिल ही गया, वो सारी अर्न इनकम हो गई। हम लोग इसको कहते हैं कि हमारी सैलरीड इनकम होती है, तो जो भी हम लोग काम करते हैं लाइक प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम लोग जो भी सैलरी यहाँ पे लेते हैं वो हमारी क्या होती है, अर्न इनकम हो जाती है। अनअर्न्ड इनकम क्या होती है? जब भारत की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, तो गवर्नमेंट को बाहर से बहुत सारे अनुदान मिलते रहते हैं, ग्रांट्स मिलते रहते हैं, गिफ्ट्स मिलते रहते हैं। अनअर्न्ड इनकम वही होती है जहाँ पे गिफ्ट्स आते हैं, ग्रांट्स आते हैं या डोनेशंस आते हैं। ये सब क्या है हमारे अनअर्न्ड इनकम। पैसा जो आया लेकिन वो कमाया हुआ थोड़ी है, वो तो हमको मिल गया बस, ठीक है। तो ये कमाए हुए पैसा नहीं, बचपन में चीज़ के लिए पैसा मिल जाता था, कमाते थोड़ी थे हम लोग, है तो मिल जाता था, चलो पापा देते थे कुछ कुछ, कभी कभी कमाना पड़ता था, 4 जूते भी खाने पड़ते थे, वो रोके लिया करते थे पहले, तो कमाना भी पड़ता था, मेहनत के बाद मिलता था वो वाला पैसा। पता है 4 चप्पल खाने को 4 रुपये मिल रहे है ना, तो वो मेहनत से पैसा मिलता था हमारे, तो वो अर्न वाला समझ लो। अनअर्न वाला कौन सा हो जाएगा? जो पापा खुशी खुशी से आए और दे दिया, जाओ बेटा चीज़ खा के आओ, ठीक है, तो वो अनअर्न वाला होता है। हाँ, तो दोनों तरीके से, मतलब पापा तो जो होते हैं वो हर सब कुछ होते हैं, वो दोनों काम करते हैं, सब करते। इंडियन इकोनॉमी में पॉसिबल ही नहीं दोनों चीज़ एक साथ होना, पापा वो भी करते रहे। फिर बताओ पर्सनल इनकम क्या हो जाएगी? सेविंग्स। अच्छा, मैं इसका फॉर्मूला ले देता हूँ, तो ये इजी हो जाएगा, फिर बताना मुझे क्या होता है। प्राइवेट इनकम माइनस इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। इनकम कमाई तो गई लेकिन आई नहीं हमारे पास में। हाँ हाँ, देखो प्राइवेट इनकम तो ये होगी, कोई अर्न करी अनअर्न करी जो भी है, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आ गई, लेकिन इनकम जो अर्न हुई लेकिन वो रिसीव नहीं हुई, ठीक है। मतलब मेरी सैलरी थी 50,000 रुपये, मुझे मिली 45,000 रुपये एग्जैक्टली। यहाँ पे क्या हुआ, PF कट गया आपका, आपने इंश्योरेंस करा लिया किसी भी चीज़ को, इंश्योरेंस में चला गया, तो ये सब चीज़ें जब हम लोग इंक्लूड करते हैं तो ये क्या होते हैं, हमारे इनकम तो अर्न की गई लेकिन रिसीव नहीं हुई, ठीक। तो प्राइवेट इनकम में से ये अर्न की गई इनकम को आप लिखिए, जो कि रिसीव ना की गई है वो क्या बन जाती है, हमारी पर्सनल इनकम बन जाती है, ठीक है।
पर्सनल इनकम बन जाती है। इसके अंदर कभी कभी कंपनीज क्या करती हैं, सोशल सिक्योरिटी के पर्पस से भी आपका रुपया काटती हैं। कुछ इंडस्ट्री ऐसी भी होती हैं जहाँ पे रिस्की वर्क होते हैं, ठीक है। टरबाइन अरबाइंस के काम करो जाके आप, है ना, गिरा गई खोपड़ी पे तो गए, ठीक। तो वहाँ पे क्या होता है, इंश्योरेंस भी होता है आपका, और सिक्योरिटी पर्पस से भी अलग से आपके पैसे काटे जाते हैं। तो वो सब आपके पैसे तो हैं लेकिन आपको मिल नहीं रहे। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि सिक्योरिटी पर्पसेस, पीएफ, इंश्योरेंस, इन सब में आपके पैसों को रख दिया जाता है, ठीक है। प्राइवेट इनकम इसमें प्राइवेट इनकम में जो ये गिफ्ट प्लांट्स ये सब हाँ, नहीं हो सब आ जाएंगे, पूरे अर्नड और अनअर्नड सब आ जाएंगे। प्राइवेट इनकम को ऐसा होल देखो, अर्न और अनअर्न सारी इनकम ये हो गई, ठीक है। एक एग्जांपल ले लो, गवर्नमेंट का ही ले लो, सरकार का एग्जांपल ले लो। सरकार की कोई एक प्राइवेट इनकम थी, सरकार ने एक प्राइवेट इनकम कमाई और वो इनकम उसके पास में चली आई। वो अर्न फॉर्म में भी होगी, अनअर्न फॉर्म में भी होगी, उसके पास में वो इनकम रखी हुई है। अब जैसे ही उसके पास में इनकम आएगी, आएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले, ठीक है। और टैक्स डिपार्टमेंट वाले क्या कहेंगे, आपके पास में इतनी इनकम आई है, इसका टैक्स हमें दीजिए, टैक्स हमको पे कीजिए, ठीक है। तो टैक्स वैक्स मांगेंगे, सरकार बोलेगी टैक्स किस बात का, टैक्स नहीं देंगे हम आपको, हम क्या कराना चाहते हैं, हम उनसे इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, हमारा पीएफ काट लो, जितनी इनकम हमने कमाई है, तो जितना भी आप काट लोगे वो सब हमारे लिए काट लो, वो हमारी पर्सनल इनकम बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब वो लोग आपका पीएफ काट लें, इंश्योरेंस कर दें, सोशल सिक्योरिटी के पैसे काट लें, तो वो सब आपकी पर्सनल इनकम बन जाती है, ठीक। तीसरा वाला देखोगे और क्लियर हो जाएगा, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बताओ क्या होना चाहिए। ये होती है पर्सनल इनकम यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी हमारे टैक्सेस होते हैं एंड फाइन्स, टैक्सेस और फाइन, जब हम इसको माइनस कर दें किसमें से, जो हमारी पर्सनल इनकम बनती है उसमें से जब हमने इसको माइनस कर दिया। देखिए प्राइवेट इनकम एक ब्रॉड फॉर्म है। अगर हम लोग चले ना क्रोनोलॉजी में, तो क्रोनोलॉजी में आप सेट करते हुए चले आइए। सबसे ब्रॉड इनकम हमारी कौन सी थी, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के बाद में हम लोग ने कौन सी देखी, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक के बाद में कौन सी देखी, प्राइवेट इनकम। प्राइवेट के बाद में उससे भी पैसे कट के कौन सी बन गई, पर्सनल इनकम। पर्सनल से में से भी पैसे कट गए तो क्या बन जाएगी, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। और यही बोला जाता है ये सबसे प्योर फॉर्म ऑफ इनकम है, जो सब कट पटा के किसी भी इंसान की जेब तक पहुंचती है, ठीक है। कैसे, जैसे पर्सनल इनकम आपकी ये सब हो गई कि आपने प्राइवेट इनकम भी रिसीव करी, लेकिन आपका पीएफ इंश्योरेंस सब कट गया। अभी भी कुछ कटना बाकी, पीएफ भी कट गया, इंश्योरेंस भी कट गया। बोले हाँ अभी कटना बाकी है। बोले अभी आपकी जो पर्सनल इनकम आ रही है उसमें से टैक्सेस अभी नहीं कटे, ठीक है। कि अगर आपका स्लॉट 5 लाख का है तो आपको इतना टैक्स, 12 लाख का है तो इतना टैक्स, तो आपको हर किसी के हिसाब से अलग अलग टैक्स भी देने पड़ेंगे। चलो बोले टैक्स भी दे दिए, टैक्सेस भी चलेगा, फिर क्या बचा। बोले गाड़ी लेके निकलते हो रास्ते में, पुलिस वाला मिल गया, चालान बनाएगा तो नहीं बनाएगा, तो फाइन जाएगा कि नहीं जाएगा। तो जो फाइन जाएगा, और फाइन नहीं दोगे तो क्या करेगा वो, बताओ क्या काम करते हो, ये काम करते, कोई बात नहीं, बैंक में से रुपया आ जाएगा हमारे पास, तो बैंक से डायरेक्ट रुपये कट जाता है, तो चालान के नाम, ठीक है। अब डायरेक्ट रुपया कटने लगा, जरूरी थोड़ी चालान देने के लिए आपको अपना फॉर्म भर के वहाँ जाना ही पड़ेगा, जरूरी नहीं। अब तो बहुत आसान हो गया, डिजिटल हो गया सब कुछ। चालान डायरेक्ट क्या करते हैं, फ़ोटो खींच लेते हैं ऐसे, ठीक है। फ़ोटो खींचना उनके लिए काफ़ी होता है, उसके बाद चालान भी आपके घर पे आएगा, पैसा भी कहीं से खुद कट जाएगा, सब कुछ खुद हो जाता है, ठीक है। उसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। और चालान भी बनता है 2500 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये का, इतना चलता, ठीक है। हाँ 4-5 हज़ार तक का चल जाता है। अब चालान वो नहीं रहेगा कि 100 रुपये में चालान हो जाएगा, ठीक है। देखो इसीलिए पुलिस वाले जो होते हैं ना ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो चालान या ट्रैफिक वाले जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं सरकार के मुताबिक, ठीक है। सरकार क्या करती है, आपसे चालान के रुपए मांग रही है 2500 रुपये, 2000 रुपये, 4000 रुपये, 5000 रुपये चालान की वजह मांग रही है। पुलिस वाले कहते हैं 200 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो, 500 रुपये दे दो। तो पुलिस एक सिक्योरिटी की तरह खड़ी हुई है हमारी और गवर्नमेंट के बीच में,
है ना? तो वो क्या तो गलत नहीं को तो 2,000 रुपये, ठीक है। अब वो पुलिस वाला आप गलत कैसे हुआ, वो आपकी मदद करने के लिए खड़ा, उसे पता है कि बेचारा गरीब आदमी कहाँ से देगा इसको, कैसे दे देगा वो इसे, है ना? तो वो क्या करती है, वो कहते हैं बता दीजिए 100 रुपये ला साइड से, 200 रुपये पर साइड से चालान नहीं होने लगेगा। तो वो आपको चालान से बचा रहा है, बेचारा, ठीक है। तो वो बचाता है आपको चालान से, देखिए इतनी सपोर्ट कर रहा है वो आपको। गवर्नमेंट तो बस चले लूट मार के खा जाएगा, ठीक है। और इतने टैक्सेस मतलब हद है कोई, ये आप जीएसटी के फॉर्म में भी टैक्स दिए पड़े हर चीज़ के ऊपर जाके। किसी रेस्टोरेंट में बैठ जाओगे इतनी महंगी प्लेट नहीं होती जितना उस पर टैक्स आ जाता है, ठीक है। तो मन नहीं करता आप किसी रेस्टोरेंट में जाने का, ठीक है। ये हाल है। मेरे जानने में एक लोग हॉस्पिटल मतलब अपने ओपनिंग कर रहे हैं, मतलब उसका बिल्डिंग में जो रूफ होता है वो थोड़ा 30 फीट बाहर निकल गया, 6 लाख की सोचो ज़रा, ये होता है गवर्नमेंट को पता लग जाए। ये किसी अगर सोचो ज़रा, किसी भी हमारे नगर पालिका वाले पर्सन को पता चलता कि 3 इंच बाहर निकला हुआ है, वो जाता पास में कहता 3 इंच जो है डील हो जाएगा, इतने रुपये कर देंगे, वो 6 लाख नहीं 6,000 में भी मान जाता हो, ठीक है। नहीं नगर पालिका में घुस जाओ तुम एक बार सही जगह पे और जाके देखो जगह, सब हो जाता है, क्या नहीं हो जाता। इंडिया है, सब जगह सब जुगाड़ चलता है यहाँ पे, ठीक है। तो सारी चीज़ें पॉसिबल है यहाँ पे। हाँ गवर्नमेंट तो वही कह रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट को चाहिए पैसा आपसे, गवर्नमेंट को कोई सहानुभूति नहीं है आपके साथ में। सहानुभूति ये जो बीच के लोग हैं हमारे साथ में, जो कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, चाहे वो नगर पालिका वाले हों, पुलिस वाले हों, ये लोग हमको मदद कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए होता है। तो यही है यहाँ पे भी। अब आप कितने भी इसमें टैक्सेस दो, फाइन दो, कोई बंदा 40,000 कमा रहा था, उसके घर में इनकम आई 15,000 रुपये, बीवी मार जूते सही कर देगी उसे, लेकिन कहाँ पेश कर दिए तुमने 25,000 रुपये, है किसके ऊपर उड़ा डाले 25,000 रुपये। उसको क्या पता है यहाँ पे पर्सनल इनकम भी कुछ होती है, प्राइवेट इनकम भी कुछ होती है, कोई से पर्सनल डिस्पोजेबल टैक्सेस फाइन्स ये सब भी करते, उसको नहीं समझ आएगा ना, वो कहाँ समझ आएगा। और क्या, वो बेचारा पिट जाएगा, वो कहेगा कि अरे यार बेटी हो गई, ये होता है, ये सब होता है। खैर ये सब बातें हैं तमाम, ये सब जो चीज़ें हैं इसको समझने की ज़रूरत है। और इस इनकम के अंदर ये तमाम जो इनकम होते हैं, इनकम का क्लासिफिकेशन आपसे एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। कन्फ्यूज़न लोगों को ये छोटे छोटे टैक्सेस फाइन्स में कभी कभी हो जाते हैं, कोई इसको पर्सनल समझ लेता है, ठीक है, या पर्सनल को पर्सनल डिस्पोजेबल समझ लेता है। तो ये वाले कन्फ्यूज़न मत रखिएगा मन में, बहुत क्लियर सी चीज़ें हैं और बहुत क्लियर फॉर्म में आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक इनकम और देख लीजिए, इसको बोलते हैं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम देखो इसके अंदर क्या होता है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जो होती है आपकी, इसके अंदर नेशनल इनकम को आप ले लीजिए पहली चीज़ को, जो भी टोटल नेशनल इनकम है आपको, उस नेशनल इनकम के साथ में आप ऐड कर दीजिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस उसको कहा जाता है जब हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी को माइनस कर देते हैं, वही होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या होता है NIT हमारा क्या होता है, जब हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस में से माइनस किसको करते हैं, सब्सिडीज को। गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज दे रही है, उस सब्सिडी को हटा दीजिए, सिर्फ क्या रखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस को रखिए, तो क्या होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है। तो जो लोगों के ऊपर बर्डन पड़ता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस देने का। एक एग्जांपल मान लो कि आप कॉलेज के अंदर जा रहे हैं, कॉलेज के अंदर जाते समय आप अपनी कुछ फ़ीस देते हैं, 5,000 6,000 जो भी आप अपनी फ़ीस देंगे, फ़ीस आपको क्या देनी पड़ती है, एक तो स्कॉलर जो भी आपकी फ़ीस जाती है वो फ़ीस के ऊपर एक जेन्युइन कॉलेज की फ़ीस होती है, उस फीस के अलावा कुछ टैक्सेस लग के वो फीस थोड़ी सी हाई हो जा रही है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्म में लगती है। डायरेक्टली तो आपसे मांग नहीं रहे कि हमको फीस के ऊपर टैक्स दो, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। तो इनकम के ऊपर तो मांग सकते हैं, फीस पे तो कोई टैक्स नहीं मांगता, तो वो क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे ऊपर लगे हुए होते हैं। ठीक, अब इसमें से हम क्या करें, माइनस कर दें सब्सिडीज़ को, मतलब जितनी हमने फीस दी उतनी हमारी स्कॉलरशिप आ जाती है ना, होता है ना, हम स्कॉलर चल रहे हैं स्कॉलरशिप फॉर्म भर देना, ठीक है, तो स्कॉलरशिप आ जाती है हमारी, तो स्कॉलरशिप अगर हमारी आ जाती तो ये बैलेंस हो जाता, जितना पैसा हमारे पास से गया उतना पैसा आ गया हमारे पास। बोले ना स्कॉलरशिप हटा दो, स्कॉलरशिप गवर्नमेंट अगर आपको भेजे या गवर्नमेंट ना भी भेजे, उन चीज़ों को काउंट मत करो,
तो वो क्या कहलाता है हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहलाता है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट की कोई सब्सिडी हमें नहीं यहाँ पे यूज़ करनी। प्लस तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या होती है, टीपी बोलते हैं इसको हम लोग, ये होती है टोटल इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अब्रॉड से जितनी भी इनकम को हमने अर्न किया, चाहे वो हमको गिफ्ट के फॉर्म में मिली हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में मिली हो, या फिर हम लोग ने किसी भी फॉर्म में अर्न की हो, वो यहाँ पे ऐड होता है। तो ये सब मिलकर क्या बना देती है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम को, टीपी, टोटल इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। टोटल इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। वैसे टोटल इनकम में आप अगर देखो तो कुछ ट्रांसफर्स होते हैं जो अब्रॉड से हम लोग अर्न करते हैं। वो ट्रांसफर्स क्या हो सकते हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना कि कोई इन्वेस्ट कर दे आके, कोई हमको गिफ्ट दे दे, ग्रांट दे दे, या किसी भी तरीके का हमको डोनेशन मिल जाए, मतलब ट्रांसफर्स के फॉर्म में जो भी पैसा अब्रॉड से आ जाए हमारे, वो सब टोटल इनकम। ट्रांसफर के फॉर्म में और पैसा क्या आ सकता है कि कोई पर्सन हमारा किसी दूसरी कंट्री में रह रहा है, वहाँ से वो पैसा ट्रांसफ़र कर दे रहा है, वो भी तो ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड ही है, तो वो भी ट्रांसफर करना होगा। तो आप इसको एक बड़े कॉन्सेप्ट में ये भी लिख सकते हैं कि जितना भी ट्रांसफर से अब्रॉड से आ जाए वो सब क्या है हमारा, टीपी। ठीक है, और टीपी प्लस एनआईटी और प्लस नेशनल इनकम, जब इन तीनों को हमने मिला के काउंट करा तो क्या बन गया हमारा, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम बन गया। ठीक।